वेलकम ऑडियंस। आज की वीडियो अगर आपने अच्छे से देख ली तो आपकी इंग्लिश ओवरऑल फिगर आउट आप कर लोगे। ये पैटर्न रिकग्निशन है, मतलब इंग्लिश में जो भी सेंटेंसेस आप बोलते हो उसके कुछ पैटर्न्स है। अगर आपने इन फ्रेमवर्क्स को अच्छे से समझ लिया, इन पैटर्न्स को अच्छे से समझ लिया जो मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब कि सेंटेंस बिल्डिंग के लिए ये जो 7 पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तरह से 80% इंग्लिश को कवर कर देगा। आपने बस इन पैटर्न्स को समझना है, फिर इन पैटर्न से रिलेटेड जितना भी स्टफ है आपको फिगर आउट करना है, यानी उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, सेंटेंसेस है, उसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको ये 7 पैटर्न समझने होंगे। ये 80% इंग्लिश को कवर कर देगा सच में। मतलब तुम्हारी वोकेबलरी हो, तुम्हारा ग्रामर हो, ओवरऑल सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ओके, विद एग्जाम्पल। आपको बस समझना है, और चाहे आप हिंदी में सोचते हो इंग्लिश में सोचते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको बस इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना है। ओके, स्टार्ट करें, चलो। पहला पैटर्न है सिचुएशन एक्शन डिटेल पैटर्न। ठीक है, देखो मैं मुंह से ही बताऊंगा सारी चीज़ें, मैं ऐसे लिख करके एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, बिकॉज चीज़ें आपको अपने दिमाग में डालनी है। आप कभी भी नोट्स जो है ना वो कभी पीछे जाके पढ़ते नहीं हो, ये बात सच है। आप कभी अपने नोट्स खोल के नहीं पढ़ते हो, तो इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। इस वीडियो को बस सेव करके रख दो कहीं, ऐसे ही शांति से पढ़े रहने दो कहीं भी, और जब भी कभी मन करे समझ में आए कि अच्छा यार ये वाला रूल मुझे अप्लाई करना है, तो आकर के फिर से देख लेना। ओके, तो सबसे पहला पैटर्न है सिचुएशन। सिचुएशन मतलब कि कौन उस सिचुएशन में है ना, वह था, मैं था, कौन है वो सिचुएशन में, वो सिचुएशन। हु, एक्शन, व्हाट, और फिर इन्फो यानी कि ऑब्जेक्ट। आपने जब भी किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखा होगा इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, राइट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, पूरा सेंटेंस इसी में कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब दोस्तों एक चीज़ समझना, अगर आप इस तरह से समझोगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। यार सब्जेक्ट क्या है, अच्छा ही है, अच्छा शी है, अच्छा आई है, अच्छा इट है, फिर आप वो ग्रामर के रूल लगाने लग जाते हो, टेंसेस आप सीखने लग जाते हो। बेस्ट पता है क्या है, ऐसे समझो, हु यानी कौन, कौन है भैया उस सिचुएशन में, क्या कर रहा है वो, कौन कर रहा है वो, तो वो जो कौन है वो वाला आना चाहिए। कौन यानी कि वो ही शी इट सब आ गया उसमें। इसके साथ में यहाँ पे आ गया व्हाट क्या है, व्हाट मतलब कि क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्शन। ओके, क्या है, सिचुएशन, एक्शन एंड डिटेल। सिचुएशन में, उस सिचुएशन में कौन फंसा है, एक्शन मतलब कि वो कौन क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है, बस इतना ही समझो कि क्या कर रहा है। एक्शन वही वर्ब आ गई, और फिर उसके बाद डिटेल्स आपका ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ें बता दो उसमें। मतलब जैसे कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम मैं, गोइंग एक्शन है, जा रहा हूँ, कहाँ, मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब ये टू द कहाँ से आएगा, और इंग्लिश में मार्केट को मार्केट ही बोलते हैं, बाजार को इंग्लिश में मार्केट बोलते हैं। ये फिगर आउट करने का काम ये आपका बात का है, लेकिन अगर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को फिगर आउट कर लिया तो आपके लिए ईजी हो गया ना काम। अब तो आपको बस वर्ड्स फिगर आउट करने हैं। पहले आप हिंदी में बोलोगे कि अच्छा आई एम गोइंग टू बाजार, आपको नहीं पता तो बोल दिया आपने हिंदी में आई एम गोइंग टू बाजार। फिर आपने गूगल पे सर्च किया, चैट जीपीटी किया कि यार बाजार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेपरेट एक चैट ही बना दो जिसमें आप सिर्फ एक ही काम करोगे, क्या करोगे, इंग्लिश में पूछोगे, मतलब कि आप हिंदी वाला वर्ड डालोगे और बोलोगे कि भाई तू मुझे इंग्लिश बता दे इसकी। बस आपने डाला उसमें और उसने बताया कि भाई बाजार को तो मार्केट बोलते हैं। फिर आपने अगली बार क्या यूज़ किया, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, दैट्स इट। अब द कहाँ आएगा, ए कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा, ये भी रूल्स है। आप रूल्स धीरे धीरे फिगर आउट करते रहोगे, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये तो आपको बाद में आ जाएगी, आपको इसमें स्टक नहीं होना है। ए एन द, अरे कहाँ यूज़ करें, इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। पहले आपको वो ओवरऑल एस्पेक्ट को कंप्लीट करना है। तो ये पहला रूल है जिसमें आ रही सिचुएशन, फिर एक्शन, फिर डिटेल। ओके, 80% जो सेंटेंस मेकिंग है वो सारा कुछ इसी में कवर हो जाता है। आप हमेशा ऐसे ही करते हो, पहले आप बताते हो कि कौन था, वो था, वह ऐसा कर रहा था, वो बारिश में भीग गया था, राइट। तो आप ऐसे ही एक्सप्लेन करते हो कि कौन था, और फिर उसके बाद में आप एक्शन बताते हो कि वो भीग रहा था, वो दौड़ रहा था, वो जल गया था, जो भी हो गया था, और फिर उसके बाद आप डिटेल्स बताते हो, राइट। अब आती है दूसरी टेक्निक, दूसरा पैटर्न, दूसरा फ्रेमवर्क। दूसरा फ्रेमवर्क क्या है, इमोशंस टू रीजन। इमोशंस टू रीजन मतलब क्या,
आप अपने इमोशंस को अब एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, अब आप बताना चाह रहे हो कि भाई मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो जब भी आप कभी किसी को बता रहे हो कि मैं खुश क्यों हूँ या मैं दुखी क्यों हूँ, तो आप अपने साथ में रीज़न भी देते हो ना। तो आप उस रीज़न को फॉर्म करते हो कैसे कि भाई आई एम हैप्पी बिकॉज आई फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, बिकॉज आई फिनिश्ड माई होमवर्क। तो कैसे बताओगे? बीच में एक जोड़ने वाला वर्ड आएगा, एक जोड़ने वाला वर्ड, वो फिगर आउट कर लो कौन सा वर्ड आएगा। वो एंड हो सकता है, मैं खुश हूँ और मैंने होमवर्क भी कर लिया है, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वालों को समझ में आ गया, क्योंकि फीलिंग ज़्यादा मैटर करती है। मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने होमवर्क कर लिया है। तो आपको ये समझना है कि एंड आएगा, बिकॉज आएगा, बट आएगा, वही जो जो जोड़ने वाले सेंटेंस होते हैं, बिटवीन आएगा। तो वो चीज़ें आपको पकड़नी है कि यार कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा जो कि इमोशन को, मेरा इमोशन जो है, मैं फील कर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, और मेरा रीज़न है कि मैंने होमवर्क कर लिया था, क्योंकि मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मैं आज जल्दी सुबह उठ गया था। तो ये जो रीज़न है, इसके साथ में जोड़ने वाला मुझे वर्ड फिगर आउट करना है। एक बार आपने वो फिगर आउट कर लिया, उसके बाद बस सिंपली फिगर आउट करो कि इन चीज़ों को, ये जो दो चीज़ें, इनको इंग्लिश में क्या बोलते होंगे, दैट्स इट। बस आपको इस पैटर्न को याद रखना है, क्या? इमोशन टू रीज़न, है ना। तो इमोशन फिगर आउट करो और उसके बाद उस रीज़न पे जाओ, समझाओ सामने वाले को। जैसे कि आई एम वरीड बिकॉज द ट्रेन इज लेट, आई एम वरीड बिकॉज द ट्रेन इज लेट। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ क्योंकि ट्रेन जो है वो लेट हो गई है, अब मैं जल्दी कैसे पहुँचूंगा, राइट। तो आपने एक सेंटेंस को वैसे कन्वे किया कि भाई पहले मैंने क्या किया, मैंने आपको इमोशन दिया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, और फिर मैंने रीज़न दिया कि भाई ट्रेन लेट हो गई है। अब जब आपने इसको समझ लिया, अब आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है कि आप क्या करते हो, रीज़न पहले बताते हो, इमोशंस बाद में बताते हो। क्या करते हो आप, पहले आप रीज़न बताते हो, बाद में इमोशंस बताते हो। जैसे कि अरे यार ट्रेन लेट हो गई और इसीलिए यार बहुत परेशान हूँ अब मैं, है ना। सामने वाला पूछ रहा है कि भाई अरे यार तू इतना परेशान क्यों है, अरे यार आज ट्रेन लेट हो गई और इसीलिए परेशान हूँ मैं, राइट। तो आप पहले इमोशन समझाओगे, बाद में रीज़न बताओगे। ये हो गया सेकंड पैटर्न। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि आप पहले इमोशन बताओ, रीज़न बताओ, या फिर रीज़न बताओ, इमोशन बताओ। आपको जैसे करना है वैसे करो, इसको फ्लिप कर सकते हो, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है ओपिनियन एंड सपोर्ट। अब ओपिनियन टू सपोर्ट में जाना है, ओपिनियन एंड सपोर्ट में जाना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आपको अपना ओपिनियन बताना है कि यार आई थिंक, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये काम ऐसे होना चाहिए, यार मैं ऐसा फील करता हूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा फील करता हूँ कि यार आज मैंने ना मोबाइल में मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, एक काम करता हूँ कल से थोड़ा कम करने की कोशिश करूँगा, या कल से ऐसी वीडियोस देखूंगा जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, थोड़ी नॉलेज मिले, ये बहुत मैं रील्स देख रहा हूँ, है ना। तो आई थिंक, आई फील, आई लाइक इट। तो ये जो ओपिनियन है आपका, आप अपना ओपिनियन फॉर्म करते हो और उसके सपोर्ट में चीज़ें देते हो, उसको सपोर्ट करने वाली, कि मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये ओपिनियन क्यों है, उससे रिलेटेड आप एक सपोर्ट देते हो। क्या? आई थिंक दिस मूवी इज ग्रेट बिकॉज द स्टोरी इज स्ट्रॉन्ग। आई थिंक द मूवी इज ग्रेट, आई थिंक द मूवी इज ग्रेट, ये क्या है, मेरा ओपिनियन है। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी, राइट। इसी तरह से आप बताते हो आई थिंक इंग्लिश इज ईजियर व्हेन यू प्रैक्टिस डेली, आई थिंक इंग्लिश इज ईजियर व्हेन यू प्रैक्टिस डेली। समझ रहे हो कि आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हो अपनी ओपिनियन से, मेरा ओपिनियन है, मैं मानता हूँ ऐसा, राइट, आपका बिलीफ है, या आप किसी और का भी बिलीफ बता रहे हो। ऐसा नहीं है कि ओपिनियन सिर्फ अपना ही ओपिनियन, आप किसी और का भी ओपिनियन बता रहे हो। यार वो ऐसा सोचता है, ही थिंक्स, वो ऐसा सोचता है, उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ना, उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये ओपिनियन है ना, ओपिनियन दो और उसके साथ में कोई भी सपोर्टिव रीज़न दो। वो ऐसा सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, राइट। तो इस तरह से आप पहले हिंदी में ही वो चीज़ें बना के देखो, अपने दिमाग को पहले इसके लिए ट्रिगर करो, पहले इसके लिए पहले फॉर्म करो। एक बार आपका दिमाग आपकी लोकल लैंग्वेज के लिए तैयार हो गया, उसके बाद आपके लिए उसे इंग्लिश में उस तरह से फॉर्म करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि अब तो आपको सिर्फ वर्ड्स फिगर आउट करने हैं मेरे भाई, अब आपको सिर्फ वर्ड्स फिगर आउट करने हैं। कॉन्वर्जेशन में, कम्युनिकेशन में वर्ड्स बहुत कम ही होते हैं, 400-500 वर्ड्स ही होते होंगे जिसको आप यूज़ करते होंगे, वो भी रेगुलरली तो उससे भी कम यूज़ करते होंगे। रेगुलर वे में जो हम इंग्लिश यूज़ करेंगे वो इससे भी कम होगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि इन पैटर्न्स को लगातार प्रैक्टिस करना है और बस उन इंग्लिश वर्ड्स को फिगर आउट करना है जो आपको नहीं आते, दैट्स इट। ये तीसरा हो गया। चौथा, फोर्थ पैटर्न, क्वेश्चन एंड क्लैरिफिकेशन। क्वेश्चन एंड क्लैरिफिकेशन क्या है ये?
ये पैटर्न ये बोलता है कि पहले आप क्वेश्चन करोगे, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय, इस तरह के ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे। कैन यू टेल मी द टाइम, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे कहाँ जाना है ना, क्या कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लैब का रास्ता कहाँ पर है, कैन यू टेल मी वेयर इज द वॉशरूम, राइट। तो आप एक क्वेश्चन फॉर्म करते हो, आप एक क्वेश्चन फॉर्म करते हो, उसके साथ में एक क्वेश्चन भी जोड़ सकते हो, वेयर इज, है ना, व्हाट इज, या फिर आप उसी क्वेश्चन को बना के एक ओपिनियन दे सकते हो, या फिर एक क्लैरिफिकेशन दे सकते हो, राइट। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय डेडलाइन, व्हाट डू यू मीन बाय डेडलाइन, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डेडलाइन। तो डेडलाइन से आपका मतलब क्या है। तो अक्सर ये क्या होता है कि ये क्वेश्चनिंग होती है जब आपके दिमाग में यार आपको कोई क्लैरिफिकेशन लेना है, आपको किसी से पूछना है ना, आपके कोई डाउट्स है, अगर आपके कोई डाउट्स है और आपको इसके बारे में पता करना है, तो ये फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। क्या, अपने दिमाग में उस क्वेश्चन से रिलेटेड सेंटेंस को फॉर्म करो और फिर उसके साथ में उस क्लैरिफिकेशन को भी ऐड कर दो। क्वेश्चन क्या है, अच्छा ओके सर, ये ओके मैं इंटीग्रेशन सीख रहा हूँ सर, अच्छा इसमें सर ये जो लिमिट होती है, ये लिमिट हमेशा 0 से 1 ही होती है क्या, है ना। तो सर ये जो मेरा एक क्वेश्चन है सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि क्या ये जो लिमिट है ये 0 से 1 ही होती है क्या। तो यू हैव अ क्वेश्चन और फिर उसके बाद आप क्लैरिफिकेशन, ठीक है। इस तरह से आपके लिए क्वेश्चनिंग करना, जब भी कभी आपको लगता है ना कि यार मैं क्वेश्चन कैसे करूँ, कभी कभार हम डरते हैं इन चीज़ों को लेकर के कि यार मैं इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, बस आपको फिगर आउट करना है, कैन यू टेल मी सर, है ना, कैन यू टेल मी सर। आप फॉर्मल वर्ड्स को भी फिगर आउट करो कि फॉर्मली कैसे बोला जाएगा। जैसे कभी कभार क्या हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन, ये थोड़ा हार्श लग सकता है, राइट। किसी को हार्श फील कराना है तो अच्छा है, नहीं तो अगर आप अपने थोड़े हायरार्की में जो थोड़े ऊपर है उनको अगर आप एकदम से बोलोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेडलाइन, व्हाट डू यू मीन बाय डेडलाइन, उसको लगेगा कि भाई अच्छा तू मेरे को बताएगा, उसको ऐसा फील हो सकता है। तो आपको ये फीलिंग को भी समझ के चलना है कि वो फील कैसा आ रहा है, और उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन टेक्निक्स का यूज़ करें। गाइस, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 4 बता रहा हूँ, टोटल मेरे पास टेक्निक्स तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको 4 पर ही एंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताने से भी लोग अप्लाई नहीं करते हैं। इन 4 को अप्लाई करो, और इन चारों को अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो शैडोइंग टेक्निक का यूज़ करो। शैडोइंग टेक्निक क्या है, लिसन टू शॉर्ट इंग्लिश क्लिप्स एंड रिपीट इमीडिएटली, कॉपी द टोन, कॉपी द रिदम। क्या करना है, आप कोई मूवी देखो, कोई भी मूवी हो सकती है जो भी इंग्लिश से रिलेटेड, यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है और उसमें सबटाइटल भी होते हैं। तो क्या करो, आप उन सीरीज़ को देखो, आप उन पॉडकास्ट को देखो, और उनके उसी टोन को एज इट इज़ मैच करते हुए, उन्हीं के रिदम को मैच करते हुए वैसे ही बोलने की प्रैक्टिस करो। इसे बोलते हैं शैडोइंग टेक्निक, एज इट इज़ जैसा वो बोल रहे हैं। कोई सेल्स पर्सन हो सकता है ना, एलेक्स हार्मोजी, है ना, वो क्या विन जियांग, और भी बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत दमदार कम्युनिकेशन वाले लोग हैं। क्या एंडी इलियट भी है, सेल्समैन है, और कौन है, मायरन गोल्डन है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इंग्लिश में अच्छा बात करते हैं ना, टोनी रॉबिन्स है, बहुत सारे हैं मैं तो कहूँगा। और इवन इंडियंस भी है बहुत सारे जो इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं। आप उनके वीडियोस देखो और कोशिश करो उन्हीं की जैसी, बिल्कुल शैडो बनने की कोशिश करो, उनके जैसा ही बोलने की कोशिश करो, उनके जैसे ही टोन में बोलने की कोशिश करो। क्या इसमें तुम ऐसा कर रहे हो कि कॉपी कैट, नहीं, इसमें तुम बस उस टोन को फिगर आउट करना चाहते हो। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ बोलना है तो हमें फीलिंग ही तो कन्वे करना है। अभी अगर मैं आपको बस ऐसे ही स्टेल टोन में ऐसा बोलता रहूँ तो तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा। बट वी हैव एक्सप्रेशंस, राइट, वी हैव टोनैलिटी। वो टोनैलिटी क्या करती है, वो इम्फेसिस डालती है किसी चीज़ में कि यार इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट मानना ही पड़ेगा तुम्हें, इस चीज़ को सीरियसली लेना ही पड़ेगा तुम्हें, है ना। मुझे दुखी फील हो रहा है तो तुम्हारा जो फीलिंग है वो चेंज हो जाती है, तुम्हारे एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। तुम्हें उस चीज़ को फिगर आउट करना है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। कि अक्सर हम क्या करते हैं कि इंग्लिश सीखने तो लग जाते हैं लेकिन हम उस कॉम्प्रिहेंशन के लेवल पे नहीं पहुंच पाते। तो शैडोइंग टेक्निक इसमें हेल्प करती है। साथ में पैटर्न ड्रिल्स, ये जो टेक्निक मैंने अभी बताई, इसको आप राइटिंग में कर सकते हो। राइटिंग में ना भी करो तो एटलीस्ट चैट जीपीटी का यूज़ करो। चैट जीपीटी का यूज़ करो, कोई एक पैटर्न मेरा उस चैट जीपीटी में डालो और उसके बेसिस पे सेंटेंसेस बनाओ। और अपने जो लोकल लेवल पे जहाँ पर भी तुम जा रहे हो, कहीं पर भी मिल रहे हो, वहाँ पर नॉर्मली उन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करो, यूज़ करके देखो, ठीक है। किसी से कोई सामान मांग रहे हो, कैन आई हैव दिस पेन, है ना। तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस बस यूज़ करो।
अगर तुम किसी भी माहौल में रहते हो इतना तो लोगों को समझ में ही आ जाएगा, अरे भैया कैन आई हैव दिस पेन, तो इतना अगर आप बोलोगे सामने वाले को पेन तो समझता है, उसको इंग्लिश नहीं भी आती है, उसको समझता है कि अच्छा पेन है, ठीक है पेन के बारे में बोल रहा है, ठीक है भाई पेन दे दो इसको, है ना। तो इतना आपको बस प्रैक्टिस करना है, छोटी छोटी चीज़ें और शेडोइंग टेक्निक, ये 2 टेक्निक्स का आपको यूज़ करना है। और जल्दी आपको ये जो बाकी की जो टेक्निक्स है वो भी मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी, ज़बरदस्त लगी, तो फिर नीचे कमेंट करो, बताओ कि क्या आपको समझ में आया, क्या चीज़ें आपको लगती है कि आप और ज़्यादा यूज़ करना चाहोगे और या और समझना चाहोगे, ठीक है। आप रोल प्लेस करो, आप तमाम तरह की चीज़ें करो, और मैं आपको एज इट इज़ बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो सकती है। ओके, तो या दैट्स इट, द पैटर्न्स एंड जितने भी मैं फ्रेमवर्क दे सकता हूँ मैं आपको दूंगा। ये अभी सिर्फ 4 ही दिए मैंने। इसके साथ साथ आप आर्टिकुलेशन, नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से, और वॉइस कंट्रोल, इससे रिलेटेड सीरीज़ को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि इधर उधर आपको वीडियोस दिख जाएंगी, यहीं पर ही जस्ट बाजू में आपको आएगी। वो वीडियोस जरूर देखना, उन्हें छोड़ना मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो। उनको समझ लिया तो आपकी जो कम्युनिकेशन करने की जो कैपेबिलिटीज़ है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।